दरियाए उर्दन को किसी महफूज मकाम से उन्होंने इसी रात अबूर कर लिया था। 15-20 रोज तक इनके जिस्म के जख्मों का इलाज होता रहा। इसके जिस्मानी जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होते गए, लेकिन रूहानी घाव बढ़ते चले जा रहे थे। इसी कैंप में इसे इलम हुआ कि शमून ने इसके फरार का इंतकाम इसके साथी हमदान से लिया था, और इसकी लाश जब हेफा में इसके घर के बाहर फेंकी गई तो इसके बदन के करीबन सारी हड्डियां टूटी हुई थी। इसका चेहरा जलाकर मसख कर दिया गया था, लेकिन इतना नहीं कि इसकी शनाख्त ना हो पाती। हसन जंबलात को इसराइली फौजियों ने इसी तरह अजियतें दे देकर मार डाला था। वो लोग जानना चाहते थे कि उसने तलुबैब से अबू अहमद की इतला अपने साथियों तक किस तरह पहुंचाई है। हसन जंबलात के जख्म जिस्म में गोलियां उतार कर वो लोग इसे भी एक रोज़ फ़लस्तीन की एक बस्ती के बाहर फेंक कर चले गए थे। अबू अहमद के दिल में शमून के लिए पहले से मौजूद नफरत दो चंद हो गई थी। इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था शमून को मौत की गहरी नींद सुलाना। वो तलुबैब वापस जाकर हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों का इंतकाम इस मूजी को मार कर लेना चाहता था, लेकिन यहाँ सब कुछ इसकी मर्जी पर मुनहसर नहीं था। वो एक तंजीम से बंधा था, एक नज़म का पाबंद था, और इसकी तंजीम की तरफ से पहली तरजीह इसकी तालीम को दी जा रही थी। इन लोगों को तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स और डॉक्टरों की ज़रूरत थी, और अबू अहमद एक शानदार इंजीनियर बनने के तमाम जौहर रखता था। एक रोज़ इसे फ़लस्तीनियों की इस बस्ती से लंदन के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में मुंतकिल होना पड़ा, जहाँ इसने इंजीनियरिंग की आला डिग्री के साथ साथ यहाँ की शहरियत भी हासिल कर ली। इस दरमियान वो तहरीक आज़ादी से जुड़ा रहा। फिर इसे मज़ीद आला तालीम के लिए अमेरिका जाना पड़ा, जहाँ इसकी मुलाकात अबू हमाद से करवाई गई, जो यहाँ मेडिकल की आला तालीम हासिल कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये इसकी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा था जब इसे बताया गया कि उन्होंने न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर मोसाद के कसाई और फ़लस्तीनियों के कातिल शमून को मौत की गहरी नींद सुलाकर अपने दिलो दिमाग पर सालों से बड़ा बोझ उतारना है। शमून की खिदमत मोसाद ने इसराइली वजारत खारजा को सौंप दी थी। वो आजकल अमेरिका में मौजूद इसराइली सफारत खाने में अहम खिदमत सर अंजाम दे रहा था। इन खिदमत की नौइयत से CIA और FBI से ज़्यादा खुद फ़लस्तीनी आगाह थे। वो जानते थे बज़ाहिर तखरीबकारों की गिरफ्तारी में मदद देने के प्रोग्राम की आड़ में शमून दरअसल अमेरिका में मौजूद फ़लस्तीनी तालिब इल्मों के ख़िलाफ़ जाली सबूत इकट्ठे करके अमरीकी हुक्काम को गुमराह करने के मिशन पर आया था। इसकी अमेरिका में आमद के बाद से फ़लस्तीनियों की हिमायत में रुसवा होने वाले दो गैर मुल्की दानिश्वर अब तक अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। इटली के एक स्कॉलर को, जो अपनी यहूदी दुश्मनी के लिए मशहूर थे, एक रोज़ लॉस एंजल्स में एक तेज़ रफ्तार कार ने ऐन इस वक्त अपने टायरों तले कुचल डाला जब वो मामूल के मुताबिक घर से सैर करने करीबी पार्क की तरफ जा रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि पुलिस को इस कत्ल का कोई भी यानी शाहिद न मिल सका। उन्हें इल्म ही ना हो सका कि कार किस सिमत से आई और प्रोफेसर को मार कर किस तरफ निकल गई। सिर्फ इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उन्हें कार के टायरों तले कुचल कर मार दिया गया है। पुलिस ने इसे इत्तफाकी हादसा करार दिया था और मारने वाले मफरूर कार सवार की तलाश में नाकामी का एतराफ़ कर लिया था। दूसरी मौत जर्मनी के एक सफारतकार की थी, जिसके मुतल्लिक मोसाद को शक था कि वो फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी का माउन है, और जर्मनी में इसकी मदद से फ़लस्तीनियों ने दोस्तों का एक ग्रुप जमा कर लिया है। इस सफारतकार को जिस पुरअसरार तरीके से मौत की गहरी नींद सुलाया गया था, वो तरीका सिर्फ मोसाद ही अपना सकती है। एक और जर्मन सफारतकार न्यूयॉर्क के डाउनटाउन किसी काम के लिए गए थे। जब वो 43 एवेन्यू में वाक़े एक बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर निकले तो चंद कदम आगे चलने के बाद ही गिर पड़े। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया तो मालूम हुआ कि दिल के दौरे से इनकी मौत वाक़या हो गई है। फ़लस्तीनी जानते थे कि ऐसा घिनौना हथियार सिर्फ मोसाद ही अपनाती है। मोसाद के किसी एजेंट ने सफारतकार के जिस्म में नामहसूस तरीके से वो सिरिंज लिफ्ट में लगा दी होगी, जिसमें मौजूद जहर एक लम्हे के अंदर जिस्म में सरायत कर जाता है, और महज 2 या 3 मिनट बाद इस शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है। कमाल की बात तो ये थी कि इस जहर के शिकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बताया करती थी कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से वाक़या हुई है। दुनिया भर में मौजूद जहरीले मादों का इतना घिनौना इस्तेमाल मोसाद का खासा था। मोसाद में मौजूद दहशतगर्दी का मखसूस सेल इंसानी हलाकत के नए तरीके जानने के लिए मुसलसल तजर्बात करता रहता था। इन तरीकों में ये एहतियात मलहूज़ खातिर रखी जाती थी कि मरने वालों की मौत बिल्कुल तबई लगे।
5 फ़लस्तीनी नौजवानों को अब तक शमून जाली सबूतों के साथ अमेरिकी जेल खानों में पहुंचा चुका था और इसराइल के बाद अब अमेरिका में फ़लस्तीनियों और इनके हिमायतों के लिए दहशत की अलामत बनता जा रहा था। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम अब इसे अपने मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर में मुदाखलत जानने लगे थे, खसूसन जर्मन सफारतकार की मौत के बाद जब सफारती महाज पर अमेरिका और जर्मन के दरमियान सर्द जंग का आगाज हुआ तो पेंटागन को इस मामले का सीरियस नोट्स लेना पड़ा। अमेरिका और इसराइल के दरमियान यह मुआहिदा किसी सतह पर मौजूद है कि वो एक दूसरे के सफारतकार को नॉन ग्रेटा पर्सन यानी एनपीजी करार दिए बगैर अंदर खाने ही मामला तय कर लिया करते थे। ऐसा ही हुआ। एक रोज़ इसराइली वजीर खारजा को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की यह दरख्वास्त मौसूल हुई कि वाशिंगटन में मौजूद अपने थर्ड सेक्रेटरी शमून की खिदमात फिलवक्त किसी और मुल्क को मुंतकिल कर दी जाएँ, क्योंकि जर्मन का दबाव अमेरिका पर मुसलसल बढ़ रहा है और इस बात का खतरा है कि कहीं ये मामला प्रेस में न चला जाए। इसराइली वजारत खारजा ने पहले तो हस्बे रिवायत इस बात पर ज़बरदस्त नाराज़गी इजहार की, फिर शमून को वापस इसराइल बुलाने के बजाय इसका तबादला लंदन में अपने सफारत खाने में कर दिया। अपने दोस्तों की मदद से फ़लस्तीनियों की इंटेलिजेंस ने शमून की मसरूफियात पर मुकम्मल नज़र रखी हुई थी। वो लोग शमून को अमेरिका में किए गए इसके जराइम की सज़ा अमेरिका में ही देना चाहते थे। उन्होंने बड़ी एहतियात से मंसूबा तैयार किया था और अब अबू अहमद भी ब्रिटिश एयरवेज़ की इस परवाज़ के ज़रिए सफ़र कर रहा था जिसमें शमून को लंदन जाना था। शमून चुपचाप अपने बैग थामे फर्स्ट क्लास की लाइन में खड़ा था। इसे एहसास ही ना हो सका कि अबू अहमद इसके पीछे खड़ा है। यूं भी वो अबू अहमद को अब शायद कभी पहचान न पाता, क्योंकि इसने अपना नाम और हुलिया तब्दील कर लिया था और वो बरतानवी शहरियत के साथ लंदन में ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी तरफ एक नज़र देखने या इससे गुफ्तगू करने के बाद भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो अरबी नौजवान है। अबू अहमद ने अपनी बातचीत, चाल ढाल सब कुछ मगरबी सांचे में ढाल लिया था। एक इसका दिल था जो अभी तक फ़लस्तीनी था, या फिर इसका ईमान जो सलामत था इस अज़म के साथ कि एक रोज़ इस तवील और थका देने वाली जंग का खात्मा होगा और वो अपने हमवतनों के साथ अपनी आज़ाद सरजमीन पर सांस लेगा। अबू अबाद ने सिर्फ एक नज़र इस तरफ डाली थी। वो दोबारा वापस आया और जब इसने अबू अहमद को शमून के पीछे कतार में लगते देखा तो चुपचाप अपनी इसी जगह वापस चला गया जहां से वो शमून को निशाना बना सकता था। अपने काम के खात्मे पर इसने फरार के सारे रास्ते दिल ही दिल में दोहराए और अब वो अबू अहमद और शमून की आमद का मुंतजिर था। अबू अहमद और शमून ने करीबन एक साथ ही सेट नंबर लिया था। अपने बोर्डिंग कार्ड्स हाथों में पकड़े पहले शमून और फिर अबू अहमद लाइन से बाहर निकले। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की हैसियत से इनके साथ अभी से खसूसी सलूक शुरू हो गया था और एक मुअद्दब खातून ने इनसे फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में शराब नोशी की दरख्वास्त की थी। शमून ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम का रुख किया था, जबकि अबू अहमद ने किसी दोस्त की आमद के पेश नज़र वहीं ठहरने को तरजीह दी थी। जनाबे वाला, किसी भी खिदमत के लिए हिचकिचाहट महसूस न कीजिए, कहकर वही खातून शमून के साथ आगे बढ़ गई। इस दरमियान बमुश्किल एक दफ़ा शमून की नज़रें इससे टकराईं। थोड़ी देर बाद ही जहाज़ में चेकिंग का ऐलान हो गया और इसने शमून को फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम से बाहर निकलते देखा। इसका दिल एक मरतबा फिर जोर से धड़का और वो शमून का गैर महसूस अंदाज में ताकुब करने लगा। फिर कुछ सोचते हुए वो इससे आगे निकल गया। अगली साइफर मशीन पर वो शमून से पहले क्लियर हुआ था और अब बज़ाहिर डिपार्चर लाउंज में सजी दुकानों को देख रहा था। जब शमून क्लियर होकर आ गया तो वो इससे चिपक गया। अब शमून को इसने अपनी हमराही में मौत के मुंह में ले जाना था। हमाद की नज़रें ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिरों पर जमी हुई थीं, जो गेट नंबर 22 के सामने रुककर वहां काउंटर पर मौजूद शख्स को अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड दिखाते हुए और आगे बढ़कर जहाज की तरफ जाने वाली सुरंग में दाखिल हो जाते थे। अचानक ही इसे अबू अहमद की शक्ल दिखाई दी, जिसने अपने आगे जाने वाले यहूदी की निशानदही एक खास अंदाज से करके हमाद की तरफ देखा था। फिर यह देखकर हमाद ने इसका इशारा समझ लिया है, मुतमईन होकर गर्दन झुका ली। हमाद ने ढलती उम्र लेकिन वहशतनाक चेहरे वाले यहूदी शमून को, जिसने अपने सर पर गोल टोपी जमा रखी थी, देख लिया था। इसकी आंखों में खून उतर आया था, इसकी रगों में बिजलियां कूदने लगी थीं। इसका हाथ बेख्तियार अपने लंबे कोट की जेब में रेंग गया। ये वही शख्स था जिसने इसे यतीम किया। शमून ने इसके बाप को तलुबैब में अजियतें दे देकर मौत के घाट उतारा था। इसकी बहन को बेआबरू करके खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। इसकी माँ को सारी जिंदगी सिसकने के लिए जिंदा छोड़ दिया था। इसने शमून का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन
इसके दिल में शख्स के खिलाफ नफरत भी इसके साथ साथ पलकर जवान हुई थी और इसने बहुत छोटी उम्र में अपने बाप की लाश पर कसम खाई थी कि वो शमून को मौका मिलने पर कुत्ते की मौत मार डालेगा। आज जब हालात ने इसे अपने अहदे वफा करने की मोहलत दी थी तो इसे रह रहकर इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो शमून को ऐसी मौत क्यों नहीं दे सकता जो इसके तसव्वुरात में आज तक पलती रही थी। वो इस दरिंदे को इसी तरह सिसका कर मारना चाहता था जिस तरह शमून ने सैकड़ों फलस्तीनियों को मारा था। वो अपने हाथों इसकी वजूद का अंग अंग तोड़कर इसे मरने के लिए तलुबैब की गलियों में फेंकने की आरजू रखता था, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी या फिर शमून की खुशकिस्मती कि वो इसे ऐसी अजियतनाक मौत से महफूज रहता। अबू अहमद ने शमून के पीछे इस तरह पोजीशन ले ली थी कि अगर वो भागने की कोशिश भी करे तो भाग ना पाए। हमाद ने कोशिश यही करनी थी कि वो इस मार्के को अकेला ही सर कर दे और किसी भी तरह का शक अबू अहमद पर ना होने पाए, लेकिन अगर हालात कोई दूसरा ही रुख इख्तियार कर लें तो फिर बादल नखास्ता अबू अहमद को भी मैदान में उतरना था, क्योंकि उन्होंने इस मूसी का खात्मा बहर सूरत करना था। तलुबैब के मुसबा खाने का साबका इंचार्ज आज़ादी पसंद फ़लस्तीनियों के लिए दहशत और मौत की अलामत, इसराइल का नाम नेहाद सफारतकार, मोसाद के डेथ स्क्वाड का आला अफसर जो अपने शिकार को जहरीली मौत देने में यकताए रोजगार था। जैसे ही हमाद की रेंज में आया अचानक हमाद ने पिस्तौल निकाल कर इसकी तरफ सीधा कर लिया। दोनों के दरमियान बमुश्किल 5 गज का फासला था। बुज़दिल यहूदी ने मौत को सामने देखकर अपने दाएं तरफ खड़े मुसाफिर बच्चों की आड़ में खुद को महफूज करने के लिए अचानक अपना रुख बदला था। अपनी दानिस्त में शमून ने बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा किया, लेकिन मौत इसे मोहलत देने को तैयार नहीं थी। जहर में बुझी 2 गोलियां एक दूसरे से बमुश्किल 2 इंच के फासले में इसके पहलू में उतर गईं। हमाद ने जोशे गजब में सारा पिस्तौल चंद लम्हों में इसके जिस्म में खाली कर दिया था। इसके मुर्दा जिस्म को जोरदार ठोकर रसीद करके वो दीवाना बाहर इसी रास्ते की तरफ भागा जिससे वो अंदर आया था। बाएं हाथ मुड़ते हुए इसने अंदाजा लगा लिया था कि दहशत ज़दा मुसाफिर और ब्रिटिश एयरवेज का अमला अभी तक जमीन से नहीं उठ सका। ये लोग फायरिंग से बचने के लिए जमीन पर लेट गए थे। किसी ने मजमे में से चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने की तलकीन की पैरवी सबसे पहले अबू अहमद ने की, फिर इसके देखा देखी सब लोग जमीन बोस हो गए। बाएं तरफ मुड़ने के बाद हमाद थोड़ा आगे गया और फिर दाएं हाथ रेस्ट रूम में दाखिल हो गया। ये इसकी खुशकिस्मती की इंतहा थी कि रेस्ट रूम खाली था। एक टॉयलेट में घुसकर इसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और बमुश्किल 1 मिनट में इसने अपने हाथ में पकड़े बैग को खाली कर दिया। तकरीबन 1.5-2 मिनट बाद जब डिपॉर्चर लाउंज सिक्योरिटी के सायरन और भागते कदमों की आवाज़ से गूंजने लगा था तो वो मकामी एयरपोर्ट मुलाजमीन के लिबास में बाहर निकल रहा था। बैग का रंग तब्दील हो चुका था। इसके जिस्म पर मौजूद लंबा कोट तब्दील शुदा रंग वाले बैग में पिस्तौल समेत मुंतकिल हो गया था। नीले रंग की डोंगरी जो एयरपोर्ट मुलाजमीन पहना करते थे इसने अपने लिबास के ऊपर ही पहन ली थी और चेहरे पर मौजूद मूंछें इसने टॉयलेट में बहा दी थी। सर पर मौजूद बालों की विग भी इस बैग में मुंतकिल कर ली थी। सफ़ेद रंग के शीशों वाली ऐनक इसने अपनी आंखों से लगा रखी थी और अब वो खौफजदा मुसाफिरों और अमले की भीड़ में इन बरकी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था जो इसे वापस इसी जगह ले जाती जहाँ से वो बस के जरिए उतरकर हॉल कमरे में दाखिल हुआ था। हॉल कमरे में पहुंचकर इसने बाहर जाने के बजाय फ्लाइट अराइवल का रुख किया और 1 मिनट बाद वो टर्मिनल के इस हिस्से में मौजूद था जहां ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइटें उतरा करती थीं। मेहमानों को लेने आए मेज़बानों की भीड़ अभी तक पुरसुकून थी क्योंकि टर्मिनल के इस तरफ अभी दूसरी सिमट टूटने वाली क़यामत की इतला नहीं पहुंची थी। फिर जाने कैसे ये इतला इस तरफ भी आ गई और इसके देखते ही देखते यहाँ भी मुसाफिरों में बेचैनी की लहरें दौड़ने लगीं। शायद इसकी वजह इस तरफ सिक्योरिटी वालों की अलगार थी। 5-6 सिक्योरिटी वाले जिन्होंने हाथों में वॉकी टॉकी पकड़ रखे थे अचानक यहाँ चले आए थे। गो के उन्होंने अपनी जुबान में कुछ नहीं कहा था, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले एक मुकामी मुलाजिम ने शायद यह खबर मजमे को मुंतकिल कर दी थी, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी फितरी बात थी। हमाद इन सब बातों से लापरवाह बड़े इत्मीनान से लंबे लंबे डग भरता बाहर कार पार्किंग लाउंज की तरफ जा रहा था। आरजी पार्किंग की कतार में इसने छोटी सी नीले रंग की डॉज कार पहचान ली थी और अब उधर का रुख किया था। हाय माइकल कार की अगली नशिस्त पर बैठी लड़की ने इसकी शक्ल पर नजरें पड़ते ही दरवाजा खोला और दीवाना बार इसकी तरफ लपकी। हाय डेबी, हमाद ने बिल्कुल अमरीकी लहजे में इसे जवाब दिया। दोनों ने खालिस्तान अमरीकी अंदाज में एक दूसरे से चिमट कर मुआनका किया और तब तक एक दूसरे से चिमटे रहे जब तक पिछली कार वाले ने हारन देकर उन्हें वक्त गुजरने का एहसास न दिलाया। दोनों ने माजरत ख्वाना अंदाज में इधर देखा, लेकिन दूसरी तरफ से मुस्कुराहट इनकी मुंतजिर थी। डेबी ने ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली थी और वो कार को उड़ाती हुई पार्कन स्ट्रीट तक लाई थी
जहां कार खड़ी करके इसने हमाद का हाथ थामा और इसे करीबन खींचती हुई इसे अपने अपार्टमेंट तक लाई। यहाँ पहुंचकर इसने फोन पर अपार्टमेंट्स की बूढ़ी इंचार्ज खातून को बुला लिया था। 2 बड़े अटैची केस पहले से बंधे पड़े थे। आज वो अपार्टमेंट खाली करके जा रही थी क्योंकि इसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था और अब वो कैलिफोर्निया जा रही थी। अपार्टमेंट की बूढ़ी इंचार्ज मिसिज मार्था के आने तक हमाद अपने कपड़े और हुलिया तब्दील कर चुका था। बूढ़ी मेजबान खातून ने दुआओं, नेक तमन्नाओं और डुबडुबाई आंखों के साथ डेबी और इसके बॉयफ्रेंड को रुखसत किया। दोनों ने एक एक अटैची केस उठा रखा था, जबकि हमाद के दूसरे हाथ में एक ट्रैश बैग भी था जिसमें वो सारे घर की फालतू चीजें और वो वर्दी भी मौजूद थी जो अभी तक इसके जिस्म का हिस्सा बनी रही थी। दोनों दोबारा कार तक आए। अटैची केस उन्होंने कार की डिग्गी में रख दिए थे जो बड़ी मुश्किल से पूरे आए थे। ट्रैश बैग उन्होंने पिछली सीट पर रख दिया। अपने अपार्टमेंट से करीबन 5 मील के फासले पर ट्रैश बैग एक बड़े डस्टबिन में फेंक कर वो लोग गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। डेल्टा एयरलाइन के टर्मिनल के सामने रुककर उन्होंने सामान उतारा। इस दरमियान हमाद एक रेडी डॉलर मशीन में डालकर निकाल चुका था। दोनों अटैची केस और हैंड बैग उन्होंने ट्रॉली पर रख लिए। डेबी दोबारा कार में वापस आई। हमाद वहीं खड़ा था जबकि इसके साथी एयरपोर्ट ही के दूसरे पार्किंग लाउंज की तरफ रवाना हो गई। यहाँ पहुंचकर इसने रेंट कार वाले हिस्से में गाड़ी पार्क कर दी। चंद मिनट के बाद वो कार मालिकान को कार का किराया अदा करके उन्हें मुतमईन करने के बाद पार्किंग चैनल सर्विस की बस के जरिए डेल्टा एयरलाइन के टर्मिनल की तरफ जा रही थी। इसके वहां पहुंचने तक हमाद ने दोनों अटैची केस चेक इन करवा दिए थे। दोनों बोर्डिंग कार्ड हाथ में पकड़े वो डेबी का मुंतजिर था। एक मरतबा फिर उन्होंने अमरीकी अंदाज में एक दूसरे का इस्तकबाल किया और एक दूसरे का बाजुओं का सहारा लेकर इस गेट की तरफ रवाना हो गए जहां से उन्होंने जहाज में सवार होना था। 15-20 मिनट बाद डेल्टा एयरलाइन की एक बोइंग परवाज में वो कैलिफोर्निया के शहर सैक्रामेंटो की तरफ महवे परवाज थे। डलास में उन्होंने जहाज तब्दील कर लिया और जब 8 घंटे की तवील सफर के बाद वो सैक्रामेंटो पहुंचे तो यहाँ सुबह तलू हो रही थी। जहाज हस्बे रिवायत पर वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचा था। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले इस हाल कमरे में आए थे जहां जहाज के बकिया मुसाफिर अपना अपना सामान वसूल कर रहे थे। हाल कमरे पर तायराना नजरें दौड़ाने के बाद हमाद और डेबी इस खाली फोम के बेंच पर जा बैठे जिसके बिल्कुल सामने बाहर जाने के दरवाजे खुलते थे। इसके दाएं हाथ मुख्तलिफ एयरलाइनों के टिकट काउंटर मौजूद थे। करीबन हर काउंटर इस वक्त मसरूफ नजर आ रहा था। दोनों कभी कभी किनखियों से इन्हीं काउंटर की तरफ देख लेते थे। शायद उन्हें किसी का इंतजार था। अचानक ही डेबी ने हमाद के कंधे पर हाथ का दबाव बढ़ाया। उन्होंने अमेरिकन एयरलाइन वाले काउंटर से एक मुसाफिर को अपनी तरफ आते देखा था। हमाद के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। आने वाले ने अपने सर पर यहूदी के अंदाज में हैट सजा रखा था। इसकी घनी दाढ़ी और लंबा कोट इसके यहूदी होने की चुगली खा रहा था। ये हसन था, हसन तलाल, इसका मुकामी साथी। हमाद ने हसन तलाल के बनाए मंसूबे के मुताबिक ही अमल किया था और कामयाब वापस लौटा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद। हसन ने इसके नज़दीक पहुंचकर बेतकल्लुफ़ी से सलाम करने के बाद बिल्कुल यहूदियों के से अंदाज में बगलगीर होकर इसके कान में सरगोशी की। इसने डेबी की तरफ देखकर बतौर ख़ास इसका शुक्रिया अदा किया था। डेबी ने जवाब में सिर्फ कंधे उचकाने पर इक्तफा किया। इसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे और अब वो शक्ल से एक खलंडरी तालबा दिखाई दे रही थी। हसन इनके दरमियान बैठ गया था। इसने वहां बैठे बैठे बड़े नामहसूस अंदाज में अपने छोटे से बैग से एक लिफाफा निकाल कर हमाद की तरफ बढ़ा दिया। हमाद जानता था इस लिफाफे में क्या है। हमें चलना चाहिए, हसन ने सामने दीवार से लगी इलेक्ट्रिक वॉच पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। फी अमानिल्लाह, हमाद ने आहिस्ता से सरगोशी की। गुड लक, डेबी ने इससे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद हसन और डेबी सामने वाले एग्जिट से बाहर जा रहे थे जबकि हमाद अपनी जगह आराम से बैठा रहा। हसन अपने साथ जो छोटा सा सूट केस लाया था वो इसके कदमों में धरा था। इस तरह वो इसका बैग भी बदल चुका था और हसन इसका बैग लेकर अपना बैग यहाँ छोड़ गया था। दोनों की रवानगी से चंद मिनट बाद ही इसने लिफाफे में मौजूद डॉलरों के ऊपर रखी अमेरिकन एयरलाइन की टिकट देखी। इसकी फ्लाइट आध घंटा बाद इसी एयरपोर्ट से रवाना होने वाली थी। इस मरतबा इसकी मंजिल लॉस एंजलिस थी। कुछ सोचते हुए वो उठकर अमेरिकन एयरलाइन के काउंटर पर पहुंच गया। अपना अटैची केस इसने चेक इन कर दिया और बोर्डिंग कार्ड लेकर इन्हीं बरकी सीढ़ियों की तरफ चल दिया जिसके जरिए दोनों थोड़ी देर बाद पहले नीचे आए थे। 7 घंटे के मुसलसल सफर ने इसे थका दिया था, लेकिन क्या मजाल जो इसके चेहरे से थकावट के आसार नजर होते हों। वो हशाश बशाश नौजवानों की तरह बेफिक्री से मुखालिफ सिमत की बरकी सीढ़ियों पर तेज तेज कदम धरता एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दोबारा दाखिल हो गया।
इस मर्तबा वो 12 नंबर गेट की तरफ जा रहा था। गेट के सामने मौजूद कुर्सियों पर इस परवाज से जाने वाले कुछ मुसाफिर बैठे थे। हम्माद ने उधर का रुख करने के बजाय गेट नंबर 12 से मुल्हिका छोटी सी बार का रुख किया और वहां से सोडे का बड़ा कप और एक शुगरलेस चॉकलेट लेकर गेट के सामने वाली कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। अमेरिकी नौजवानों के अच्छे अंदाज में इसने चॉकलेट के साथ सोडे से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया। अमेरिकन एयरलाइन के काउंटर पर मौजूद मुस्तैद अमले ने जहाज की बरवक्त रवानगी का ऐलान करके अब मुसाफिरों से जहाज में जाने की दरख्वास्त कर दी थी। वो जहाज में दाखिल होने वाला शायद पहला मौजूद आखिरी मुसाफिर था, लेकिन क्योंकि इसके बाद आने वाले करीबन भागते हुए यहाँ तक आए और फिर जहाज में दाखिल हुए थे, 1.25 घंटे की फ्लाइट ने इसे लॉस एंजलिस पहुंचा दिया। अपना बैग वसूल करने के बाद वो बड़े इत्मीनान से बाहर आ गया। दरवाजे के सामने बनी सड़क की पटरी पर खड़े होकर इसने पार्किंग चैनल सर्विस की बस का इंतजार शुरू कर दिया था। चंद मिनट बाद ही वो पार्किंग चैनल सर्विस के जरिए पार्किंग लॉट के डी एरिया में पहुंच गया था। डी एरिया में उतरकर इसने हसन के बैग की अगली जेब से चाबियां और पार्किंग टिकट निकाला और बड़े इत्मीनान से लंबे लंबे डग भरता डी एरिया के शुमाल की सिमत में मौजूद कारों की लाइन तक पहुंच गया। मुटियाले रंग की शेवरलेट कार एक कोने में मौजूद थी। ये इसकी अपनी कार थी जिसे हसन यहाँ छोड़ गया था और सैक्रामेंटो एयरपोर्ट पर इसे अगले प्लान से मुतला करने के बाद इससे अलग हुआ था। इसने अपना सामान कार की डिग्गी में रखा और कार स्टार्ट करके बाहर आ गया। कायदे के मुताबिक इसने पार्किंग फीस अदा की और एक्सप्रेस वे से गुजरता हुआ हाईवे पर आ गया। इसकी मंजिल नजदीकी शहर पोमाना थी। पोमाना के ईस्ट एरिया में इसने 5वीं एवेन्यू पर अपनी गाड़ी पार्क की। ये इसकी मखसूस पार्किंग थी और अपने फ्लैट में पहुंच गया। सब कुछ जूं का तू मौजूद था, बिल्कुल यूं ही जैसे वो मामूल के मुताबिक वीकेंड गुजार कर आया था। अपने फ़ोन से इसने सैन फ्रांसिस्को का एक नंबर मिलाया। फ़ोन सुनने वाले ने इसकी खैरियत मामूल करने के बाद दरियाफ्त करने के बाद इसे जॉगिंग करने का मशवरा दिया और फ़ोन बंद कर दिया। हमाद ने जॉगिंग के इस मशवरे पर चंद मिनट बाद ही अमल किया और ट्रैक सूट पहनकर बाहर आ गया। भागता हुआ वो घर के नज़दीक इस फ़ोन बूथ पर पहुंच चुका था जहां वो अक्सर आया करता था। इसी बूथ में कार्ड डालकर इसने सैन फ्रांसिस्को का नंबर मिलाया, लेकिन ये किसी घर का नहीं बल्कि ऐसे ही एक टेलीफोन बूथ का नंबर था जो सैन फ्रांसिस्को के बी एरिया में नस्ब था। फ़ोन इस शख्स ने रिसीव किया जिसने हमाद को जॉगिंग का मशवरा दिया था। लंदन वाले मेहमान खैरियत से घर पहुंच गए हैं, इसने हमाद को मुतला किया, लेकिन इन लोगों ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में दोस्तों पर कड़ी नज़र रखी हुई है। फिल वक्त किसी से राब्ते की ज़रूरत नहीं, लाइन क्लियर होने पर तुम्हें मुतला कर दूंगा। दोनों 15-20 मिनट बातों में मसरूफ़ रहे। हमाद ने खुदा हाफिज़ कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया क्योंकि एक औरत अब इस बूथ की तरफ आ रही थी। इस खतरे के पेश नज़र के कहीं हमाद के साथी का फ़ोन बिग ना किया जा रहा हो। वो लोग ज़रूरी गुफ्तगू के लिए यही महफूज तरीका इस्तेमाल करते थे। हमाद घर वापस आ गया और थोड़ी देर बाद वो रात की खबरों में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर इसराइली सफारती मिशन के नुमाइंदे मिस्टर शमून के कत्ल की खबर सुन रहा था। खबरें पढ़ने वाली खातून कह रही थी कि अमेरिका की गुज़श्ता 20 साल तारीख में किसी ने पहली मरतबा इतनी दीदा दलेरी से अमेरिकी सिक्योरिटी सिस्टम को चैलेंज करने की जुर्रत की थी। FBI को शक था कि मकामी एयरपोर्ट इंतज़ामिया में कातिल का साथी ज़रूर मौजूद है, जिसकी मदद से इसने कत्ल की वारदात की और जिस महफूज रास्ते से वो आया और फिर फरार हुआ है वो भी किसी आम शख्स के तस्वुर में नहीं आ सकता। खबरों में हवाई जहाज़ के कुछ मुसाफिरों के इंटरव्यूज़ भी नशर किए गए थे और बताया गया था कि 1 घंटे बाद ब्रिटिश एयरवेज की इस प्रवास को रवानगी की इजाज़त मिल गई थी। इसने मुस्कुराते हुए टीवी का स्विच ऑफ किया और लंबी तान कर सो गया। 1 जुलाई सन 48 की एक शाम का जिक्र है। अभी मोसाद यानी इसराइली इंटेलिजेंस का बाकायदा क़याम अमल में नहीं आया था जब यरूशलेम से तलुबैब जाने वाली शाहराह पर वाक़े एक गाँव बैत जीज के मकीनों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। गुज़श्ता 3 रोज से गाँव के मकीन जंग की तबाहकारियों का तमाशा देख रहे थे। इस गाँव पर यहूदी काबिज थे और अरबी फौजें यहाँ अक्सर हमला करती थीं। गाँव के कोने में मौजूद 400 साल पुराने जैतून के दरख्त के सामने एक ट्रक आकर रुका। ये ज़ाइल इसराइली डिफेंस फोर्स के लोग थे। कुछ ने खाकी वर्दी पहन रखी थी और बाकी मामूल के कपड़े पहने हुए थे। इनकी मुश्तरका शनाख्त यही थी कि ये यहूदी थे, वगरना इन 7 में से हर एक का ताल्लुक अलग अलग मुल्क से था। सिर्फ 2 मकामी यहूदी थे। 14 मई को इस गांव के लोगों को यहूदी फौज ने मुतला किया था कि गांव पर इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया है, जिसका मुकाबला अब उर्दन, शाम, इराक, मिस्र और लबनान की मुश्तरका फौज से हो रहा है। फ़लस्तीनी यहूदी के लिए मौत के नारे के साथ इस जिहाद में शामिल हैं।
16 मई से यहाँ बाकायदा जंग जारी थी। 11 जून को जब वक्ती तौर पर सीज फायर का ऐलान हुआ तो गांव के मकीनों ने सुख का सांस लिया, लेकिन ये सीज फायर शायद थका देने वाली दौड़ के बाद एक लंबा सांस लेने की मोहलत थी। अरब खुद को ऑर्गेनाइज करके एक मरतबा फिर बिन गुरियान की कमान में मौजूद इसराइली फौजों पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहे थे। दूसरी तरफ बिन गुरियान के साथी नाजी कैंपों से बचने वाले यहूदी फौजियों को धड़ाधड़ इसराइल पहुंचाकर इसराइल की फौजी कुव्वत को मजबूत कर रहे थे। तल अबैब और यरूशलेम के दरमियान पहाड़ी इलाके में जंग एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी और बिलाखिर उर्दन के शाह अब्दुल्ला की कमान में मौजूद हाशमी फौज के जियालों ने यहूदी अफवाज की पंजा इस्तबदाद से यरूशलेम के पुराने शहर को आज़ाद करवा लिया। अब यहाँ उर्दन का परचम लहरा रहा था। यरूशलेम शहर के एक हिस्से में महसूर यहूदी फौजियों के लिए तल अबैब से कमक रवाना की जा रही थी, लेकिन यहूदी कमांडर चकरा कर रह जाता। वो लोग जब भी किसी महफूज रास्ते से कमक यरूशलेम पहुंचाने की कोशिश करते, अचानक किसी पहाड़ी से अरब गुरीले नमूदार होते और यहूदी कन्वाय को तहस नहस करके रख देते। मकामी कमांडर को अब यकीन हो चला था कि इनकी सफ़ों में कोई आस्तीन का सांप जरूर मौजूद है, लेकिन वो कौन है? यही था वो सवाल जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था। बिलाखिर फौजी इंटेलिजेंस में हंगामा यानी यहूदी इंटेलिजेंस यूनिट ने इस घर के भेदी का सुराग लगा लिया। ये कैप्टन मेयर टू बैंकी था, इसराइली फौज का बायानाज कमांडो, जिसने ब्रिटिश आर्मी में काबिले कदर खिदमत अंजाम दी थी और जो हगाना आर्मी में एहतराम की नज़रों से देखा जाता था। कैप्टन टोबैंकी पर हगाना की निगाह क्यों ठहरी, इसका कोई वाज़ेह सबब कभी किसी के सामने ना आ सका। ट्रक में सवार फौजियों ने कैप्टन की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे दरख्त के सामने खड़ा कर दिया। इसके साथ ही मकामी कमांडर नमूदार हुआ। इसने फायरिंग स्क्वाड को टोबैंकी को ख़त्म कर देने का हुक्म दिया। एक कतार में खड़े 6 यहूदी फौजियों ने एक साथ गोलियां चलाईं और कई गोलियां कैप्टन टोबैंकी के जिस्म में दाखिल हो गईं। इसके जिस्म से खून फुआरे की तरह उबला और वो बगैर कोई आवाज़ निकाले कटे हुए दरख्त की तरह ज़मीन बोस हो गया। गाँव के अरब और यहूदी मकीन बड़ी हैरत से ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने किसी इसराइली गद्दार को शायद पहली मरतबा सजाए मौत पाते देखा था। फौजियों ने इसके मुर्दा जिस्म को घसीट कर एक तरपाल में लपेटा और ट्रक में फेंक दिया। इसके साथ ही ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ और जिस तरफ से वो लोग आए थे इसी तरफ चले गए। कैप्टन टोबैंकी की मौत की खबर जब आइजर बेरी तक पहुंची तो इसने अपनी डायरी में मिशन मुकम्मल हुआ के अल्फाज लिखे और कैप्टन टोबैंकी की फाइल पर रिमार्क्स लिखकर फाइल एक तरफ रख दी। ये आइजर बेरी था जिसके हुक्म पर कैप्टन टोबैंकी को मौत के घाट उतारा गया था। पोलैंड नजाद यहूदी आइजर बेरी 20 साल की उम्र में 1901 में पहली मरतबा फ़लस्तीन आया। वो इस यहूदी तकरीब का खुफिया जानिसार था जो बड़ी खामोशी से एक साजिश के तहत दुनिया भर से यहूदियों को फ़लस्तीन पहुंचकर आबाद होने का मशवरा दिया करती और फिर इसका बंदोबस्त भी करती थी। आइजर बेरी ने हिफा से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक राज मिस्त्री की हैसियत से किया। जल्द ही इसने कंस्ट्रक्शन कंपनी कायम कर ली, लेकिन चंद सालों में इसका दिवालिया निकल गया तो आइजर बेरी पोलैंड वापस आ गया। यकायक इसकी ज़िंदगी में इनकलाब आया और 1938 में जब वो दोबारा इसराइल आया तो वो यहूदियों की खुफिया फौज का जानिसार सिपाही था। 1948 में जब इसराइल का नापाक वजूद कायम हुआ तो आइजर बेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पा चुका था और हगाना जो यहूदी फौज है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज शाही का चीफ बन गया। मक्कारी में यकताए रोजगार होने के सबब वो खुफिया अमूर का चैंपियन समझा जाता था। इसका शुमार हगाना के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफसरान में होता था। इसराइल के क़याम के साथ ही जंग का आगाज़ हो गया तो इसराइल की बका की जिम्मेदारी भी एक तरह से आइजर के कंधों पर आन पड़ी। इस पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। शाही के चीफ होने की हैसियत से इसकी जिम्मेदारियों में बेपनाह इजाफा हो चुका था, लेकिन दुबले पतले और लंबे कद के आइजर बेरी ने जैसे हालात से शिकस्त खाना सीखा ही नहीं था। इसने चंद दिनों के अंदर ही अंदर अपने एजेंटों का जाल दूर दूर तक फैला दिया। यरूशलेम पर कब्जे के बाद से यहूदी यहाँ से उर्दनी अफवाज को निकालने के लिए जान तोड़ कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ महसूर इसराइली फौजियों को कमक पहुँचाने की कोशिश की जाती उर्दनी तोपखाना हरकत में आ जाता। रात के अंधेरे में भी जब बज़ाहिर बहुत महफूज और यहूदियों के ज़ेरे तसल्लुत इलाके से कोई यहूदी कन्वाय गुजरने की कोशिश करता तो उर्दनी तोपों के गोले बलाए नागहानी की तरह उन पर गिरने लगते। इसका मतलब यही था कि इसराइली लाइंस में कोई जासूस मौजूद है जो अरबों को यहूदी फौज की नकलो हरकत से आगाह कर रहा है। इस सूरत हाल ने बिन गुरियान को परेशान कर रखा था। एक रोज़ तंग आकर इसने आइजर बेरी को अपने दफ्तर में तलब किया। तुम क्या झक मार रहे हो? जाओ और सब काम छोड़कर पहले इस गद्दार को तलाश करो जिसकी वजह से हमें जिल्लत का सामना हो रहा है। इसने गुस्सीले लहजे में आइजर बेरी को हुक्म दिया।
आइजर के एजेंटों ने जल्द ही कैप्टन टोबेंकी की निशानदेही कर दी। कैप्टन के मुतालिक इन लोगों को बताया गया कि वो ब्रिटिश आर्मी में सर्विस के दौरान भी बला का शराबी था और ऐन मुमकिन है कि अब भी यही आदत यहूदियों की तबाही का बाइस बन रही हो। ब्रिटिश आर्मी के जरिए इसराइली फौज के राज अरबों तक पहुंच रहे थे। 30 जून को आइजर बेरी ने अपने एक काबिल एतमाद साथी के जरिए से जब टोबेंकी के मुतालिक इतलात हासिल कर ली और इस बात की तस्दीक हो गई कि वो जासूस है, तो इसने टोबेंकी की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।